Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books including many salt sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with the assignment, जिसका कोर्स कोड है BH DLA 138 हिंदी साहित्य विविध विधाएं। तो इसका सत्रीय कार्य हम शुरू करते हैं और इस सत्रीय कार्य में हमें सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, जो निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 800 शब्दों में उत्तर दीजिए। पूस की रात कहानी की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। पूस की रात जो कहानी है वो कृषक जीवन की करुण कथा कहती है, मतलब बहुत ही दुखदाई कथा है। मतलब इसमें क्या बताया गया, जो अभावों में पलने वाला किसान है वो जोड़ तोड़ मेहनत करके बाद भी अपनी रोजी रोटी नहीं जुटा पाता। वह क्या करता है, मतलब डेली मेहनत करता है, उसके बाद भी इतनी अच्छे से रोजी रोटी नहीं जुटा पाता अपनी, और इतने कपाती हुई सर्दी में वह उसे इतना उदासीन बना देती है कि महज अपनी फसल को भी जानवरों से नहीं बचा पाता। कहानी का आरंभ होता है रुपए देने से। इसमें जो हल्कू सहना है उसको वो हल्कू सहना के रुपए देने को कहता है। हल्कू क्या है, एक किसान है, और जो सहना है वो महाजन है। तो उसके रुपए देने के लिए वो कहता है अपनी बीवी से, लेकिन अपनी पत्नी से, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि अगर हम उसको रुपए दे देंगे तो हम कंबल कैसे खरीदेंगे। तो वो कहता है कि रोज की गालियां खाने से अच्छा है कि हम उसको रुपए दे दें और जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करें। तो कहानी के विकास में फिर वो धीरे धीरे क्या करता है, शाम होते ही हल्कू खेत की रखवाली के लिए निकल पड़ा, और पूस की अंधेरी रात थी, साथ में कुत्ता भी था। और वो धनिकों के बारे में सोचता है जो मोटे मोटे गद्दे लिहाफ और कंबलों में लिपटे रहते हैं, उनके पास सर्दी फटकने का भी नाम नहीं लेती। जमींदार मजे करते हैं, मजदूरी खेती उन्हें करनी पड़ती है। उस वक्त उन्हें कुत्ते का सहारा था सिर्फ, और वो कुत्ता भी कहता स्वामी के प्रति आत्मीयता दिखाते हुए अपने दोनों पंजे उसके घुटनों पर रख देता है, और उसकी गर्म सांसें जबरे को छूने लगती हैं। हल्कू किसी तरह से कोशिश करता है सोने की, लेकिन वो सो नहीं पाता। पर जाड़े की अधिकता से घुटने छाती पर समेट लेने के बाद भी कभी बंद नहीं होती। जब किसी तरह रहा नहीं गया तो जबरे को धीरे से उठाया और अपनी छाती पर चिपका लिया। गोद में लेने पर कुत्ते की दुर्गंध आने लगी, लेकिन उसको छोड़ा नहीं जा सकता था। धीरे धीरे क्या होता है, फिर कहानी की परिणति। सवेरे उसकी पत्नी पहुंची तो देखती है कि हल्कू बेखबर सोया हुआ है। यहाँ मतलब जैसे हल्कू से आकर कहा कि सारे खेत का सत्यानाश हो गया, ऐसे भी कोई सोता है। पर हल्कू ने बहाना बनाया कि उसके पेट में दर्द था। तुझे खेतों की पड़ी है, मैं मरते मरते बचा। मुन्नी उदास होगी, मगर हल्कू इस बर्बादी पर खुश था कि अब रात में सर्दी से नहीं मरना पड़ेगा। क्या हुआ कि उसके जो खेत था उसको सारे जानवर खा गए और खराब कर गए। तो वो, लेकिन वो क्या कहता है, वो इस बात से खुश हो जाता है कि अब खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी ठंड में। अब आता है प्रश्न 2, जूठन आत्मकथा की संरचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। आत्मकथा की भाषा में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि विधाओं के लिए विशेषताएं भी शामिल होती हैं। परिवेश मतलब एनवायरमेंट, वातावरण, पात्रानुकूलता, भावानुकूलता, विषयानुकूलता, पात्रों के संवाद आदि तत्व आत्मकथा में भी गिने जा सकते हैं। और वो जो लिखने वाले पे निर्भर करता है कि वो भाषा के किस तरीके से, किस स्वरूप को कैसे और कब इस्तेमाल करता है, मतलब किस तरीके से यूज करता है। तो इसमें क्या है, जो जूठन आत्मकथा है उसमें अपने गांव के चित्रण में वाल्मीकि ने ठेठ स्थानीय बोली के शब्द प्रयोग किए हैं, जैसे घेर, तगा मतलब त्यागी जाति, बगड़ मतलब बस्ती, जोड़ी, ये सब उन्होंने इस्तेमाल किए हुए हैं। भाषा के ऐसे प्रयोगों द्वारा लेखक ने यथार्थ को अधिक प्रामाणिक बनाने के कौशल का परिचय दिया है। अब इसमें क्या है, आत्मकथा में अन्य सामान्य प्रसंगों के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण में लेखक ने हिंदी की स्तरीय भाषा के मान्य शब्दों का ही प्रयोग किया है। इस प्रकार आलोच्य आत्मकथा की भाषा प्रसंगानुकूल, अभिव्यक्ति में सक्षम और प्रभावी है। आक्रोश और भावावेश के नाम पर उपयुक्त उद्धरण में व्यक्त सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, और उसमें क्या है, भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है लेखक के द्वारा। निष्कर्षता, कलात्मकता और प्रभावोत्पादकता
दोनों ही दृष्टियों से आत्मकथा की शैली सार्थक और सफल मानी जा सकती है। हमारे पर प्रश्न 3 है, सूरदास काव्य के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए। सूरदास क्या थे? कृष्ण भक्त थे, तो वो कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते थे। उन्होंने क्या किया है, वल्लभाचार्य को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से प्रेरणा लेकर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया। पहले क्या था, सूरदास ने अपने काव्य में कृष्ण के लोकरंजन रूप को प्रस्तुत किया। उनका कहना है कि कृष्ण ऐसे मानव है जो अपनी लीलाओं से संसार के पुरुषों का मनोरंजन करते हैं। तो और उसके बाद उन्होंने सूरदास जी ने उनके मानवीय रूप को भी प्रस्तुत किया है। जब कृष्ण व गोपियों के प्रेम का वर्णन वे करते हैं, वो उसमें फिर उसके बाद उन्होंने सूरदास जी ने कृष्ण के बचपन से लेकर अंत तक के सभी चरित्रों का वर्णन अत्यंत बारीकी से किया है। अब भाव पक्ष उनमें है लीला गायन, दैन्य भाव, श्रृंगार चित्रण। ये 3 तरीके के भाव हैं जो उन्होंने प्रकट किए हैं। फिर आता है तुलसीदास की काव्य संबंधी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तुलसीदास क्या थे? भक्त कवि थे। उन्होंने अपनी रचना किसी राजा या किसी मानव को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि उनका यह विश्वास था कि ऐसा करने पर सरस्वती देवी नाराज हो जाती हैं। उन्होंने केवल भगवान को ही मान्यता प्रदान की, परंतु लोक मंगल की भावना को कभी नहीं छोड़ा। तुलसीदास ने जीवन व धर्म दोनों क्षेत्रों में उच्च आदर्शों को स्थापित किया और तुलसी जी का जीवन दुखों से भरा हुआ था। वे हमेशा क्या करते थे? कठिनाइयों से लड़ते रहे। इसलिए इनके जीवन से यह भी प्रेरणा मिलती है कि कठिनाइयों का सामना करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उनकी जीवनी बहुत ही प्रेरणादायक है। अपने काव्य में वर्तमान की समस्याओं को रखकर उन्होंने यह बताया है कि उनका सामना तभी किया जा सकता है। तुलसीदास जी केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वो क्या थे? एक उच्च कोटि के समाज सुधारक भी थे। उन्होंने काव्य रचना केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, बल्कि राम के चरित्र का गुणगान करने के लिए भी की है। जैसे राम का चरित्र भी बताया उन्होंने, और वो एक समाज सुधारक के रूप में भी कार्य करते थे। राम कथा का प्रणयन उन्होंने किया। विनय भावना, तुलसी ने राम को भगवान का रूप माना और अपने दीन में भक्त के रूप में देखा। तुलसीदास जी ने केवल अपने दुख को ही नहीं, बल्कि विनय पत्रिका में समाज के दुख को प्रस्तुत किया है। फिर आता है काव्य रूप और शैली, फिर काव्य भाषा। उन्होंने 2 तरीके की भाषा, अवधी व ब्रज, दोनों तरीके की भाषाओं का प्रयोग किया है। अब आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की संरचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। निराला जी के काव्य की भाषा में जितने रूप मिलते हैं उतने किसी अन्य कवि के काव्य में नहीं मिलते। तो उन्होंने क्या किया कि जो वो बोलचाल की भाषा में भी वो कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कविवर निराला ने अपने काव्य में तत्सम प्रधान शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया है। निराला जी ने अपने काव्य में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। छंद विधान, निराला जी छंद मुक्त काव्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने ही सर्वप्रथम कविता को छंदों के बंधन से मुक्त करने का साहस किया। फिर आता है ध्वन्यात्मकता, प्रतीक योजना। उन्होंने प्रतीकों का बहुत सुंदर उपयोग किया है। फिर बिंब विधान, चित्रमय बिंब विधान का उनका गुण है, उनके काव्य में हम पाते हैं। फिर आता है अलंकार योजना। अलंकारों का सबसे सुंदर प्रयोग निराला जी के काव्य में हुआ है। उन्होंने अनुप्रास अलंकार, गीत गाने दो लोगों को नत नयनों से रति रूप रंग आदि। सबसे बड़ी जो उनकी कुशलता है वो है उनका जो पिक्चराइजेशन करते हैं, मतलब चित्रण कौशल करते हैं काव्य में। निराला जी की भाषा में हिंदी के सभी रूपों के दर्शन होते हैं। जिस भाव को व्यक्त करने की जहां पे व्यक्त करने की आवश्यकता होती है वह उसी के समक्ष, वही रूप उसके समक्ष नाचता गाता प्रस्तुत होता है। फिर आता है जीने की कला निबंध की मूल संवेदना का वर्णन कीजिए। लेखिका ने इस निबंध में पुरुष और पुरुष प्रधान समाज के विधि और निषेधों के रूप में उसके अपनाए गए हथकंडों को दिखाया गया है। निबंध को प्रतिपाद्य भारतीय नारी जीवन के अभिशाप, विभिन्न पक्षों पहलुओं का उद्घाटन करते हुए उनके कारणों से अवगत कराकर नारी समुदाय को जागरूक बनाना है। मतलब इसका जो मेन मोटिव है वो नारी समाज को अवगत और जागरूक बनाने से है। और जीने की कला को विषय बनाया गया, परंतु लेखिका मूल विषय से हटकर भारतीय समाज में नारी के शोषण के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालती है। मतलब जीने की कला को विषय बनाया है, लेकिन लेखिका ने इसमें जो मूल इसका विषय है उससे हटकर
जो नारी का जो शोषण होता है सामाजिक तौर पे, धार्मिक तौर पे और आर्थिक कारणों पर प्रकाश डाला है। अब आता है डायरी या यात्रा वृतांत में अंतर स्पष्ट कीजिए। डायरी लेखन क्या है? जो एक गद्य साहित्य की एक ऐसी विधा है जिसमें डायरी लेखक आत्म साक्षात्कार प्रस्तुत करता है, मतलब वो सेल्फ इंटरव्यू करता है खुद को, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे संस्मरण, यादें, आत्मकथा और यात्रा वृतांत विधाओं के बहुत निकट है। यात्रा वृतांत में लेखक स्थान विशेष की यात्रा के दौरान देखे गए स्थानों, वस्तुओं, लोगों, धर्म, संस्कृति आदि का वर्णन करता है। मतलब यात्रा वृतांत को भी डायरी के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन डायरी का लेखन उसी दिन होता है जिस दिन आपने उस चीज को अनुभव किया है। यात्रा वृतांत का लेखक से इतर पाठक से होता है। यात्रा वृतांत पाठक से होता है और इतर लेखन में औपचारिकता आ जाती है, लेकिन जो अब हम अपनी डायरी लिखते हैं तो उसमें औपचारिकता कम रहती है, थोड़ा सा मतलब संवेदनशीलता ज्यादा रहती है। प्रश्न है 8 है हमारे पास, जीवनी और संस्मरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीवनी शब्द जीवन शब्द से बना है जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन का उल्लेख होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोग्राफी। और संस्मरण में क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का चित्रण होता है, ये संस्मरण कहलाता है। महादेवी वर्मा के पथ के साथी और अज्ञेय के स्मृति लेखा से लेकर काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह और रविंद्र कालिया सहित अनेक लेखकों के संस्मरण उल्लेखनीय है। बात है यात्रा वृतांत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो यात्रा वृतांत में होता है, स्थान और तथ्यों के साथ साथ आत्मीयता, वैयक्तिकता, कल्पनाशीलता और रोचकता का विशेष महत्व होता है। मतलब आत्मीयता, पर्सनलाइजेशन, इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी, इन सब चीजों का यात्रा वृतांत के वर्णन में विशेष महत्व होता है। पहला आता है स्थानीयता, फिर तथ्यात्मकता, मतलब जो एविडेंसेस हैं वो, फिर आत्मीयता। जो आत्मीयता मतलब कि उससे इन्वॉल्वमेंट, भावनात्मक संबंध होना जरूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो जितनी भी चीजों को वो ऑब्जर्व करता है उससे भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। फिर आता है वैयक्तिकता, मतलब जैसे पर्सनलाइजेशन होता है चीजों का, वो फील करना जरूरी है। फिर आता है रोचकता, मतलब इंटरेस्ट के साथ चीजें देखना, फिर उस तरीके से उसको वृतांत का वर्णन करना। पथ के साथी का सार लिखिए। तो यह जो सुभद्रा लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण है। इसमें उन्होंने क्या किया कि जो अपनी बचपन की सखी है सुभद्रा कुमारी से जुड़ी अपनी समस्त स्मृतियों का वर्णन किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का शब्द चित्र बनाना इतना आसान नहीं है। उनमें सुभद्रा का हीन भावना नहीं थी। वह कविता लिखने के साथ गोबर के कंडे पाती थी और घर के सभी कार्य भी निपटाती थी। सुभद्रा ने ऐसे संघर्षों के मध्य अपना मार्ग बनाया जो किसी भी व्यक्ति को कठोर और सख्त बना सकता है, लेकिन इन सब भावनाओं से सुभद्रा अछूती रही। नारी अपने अंदर के वीर भाव और रौद्र रूप को केवल अपने अस्तित्व निर्माण की बाधाओं को दूर करने के लिए या अपने कल्याणकारी सृष्टि की रचना के लिए धारण करती है। जब कभी लेखिका और सुभद्रा साथ होती, हंसी का माहौल बना रहता था। सुभद्रा और लेखिका सम्मेलनों में साथ ही भाग लेती थी, लेकिन जब महादेवी ने कवि सम्मेलन में जाने से मना कर दिया तो उन्होंने कभी भी लेखिका को इसके लिए विवश नहीं किया। उस समय में आज की तरह साहित्य जगत में व्यक्तिगत स्पर्धा और ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं था। सुभद्रा जी अन्य साहित्यकारों के गुणों के मूल्यांकन के प्रति सदैव उदार रहती थी। मृत्यु के बाद भी उनके मुख पर वही मधुर मुस्कान थी। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.